अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS 403 लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये हैंडआउट्स के हिसाब से लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मज़ीद आने वाले लेक्चर्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम इंटरनल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर, डाटा इंडिपेंडेंस, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इनमें। पहला फ्रेंड जो कि हम लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें था इंटरनल और फिजिकल व्यू स्कीमा। ठीक है, तो इसको हम फिर आज रिन्यू करेंगे थोड़ा सा इसके मतलब कि इंटरनल और फिजिकल व्यू में क्या फ़र्क होता है और स्कीमा से क्या मुराद है। स्कीमा फ्रेंड होती है किसी भी चीज़ को सेव करने की टाइप, जैसा कि आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोई चीज़ है, उसको आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो स्कीमा जो है वो क्या करता है, हाई लेवल चीज़ को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है। लो लेवल मीन होता है बाइनरी फॉर्मेट। ये देखें यहाँ पे जिक्र हो रहा है बाइनरी फॉर्मेट का, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। ये भी हमारे स्कीमा का जो है हिस्सा होती है। इसमें 0 और 1 हम कोई भी चीज़ जो है कंप्यूटर को जब भी स्टोर करवाना चाहेंगे उनके फिजिकल व्यू या इंटरनल व्यू से, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। उसके लिए क्या है, स्कीमा यूज़ किया जाता है, डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं, बाइनरी फॉर्मेट यूज़ की जाती है, जिसको जो कंप्यूटर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। दिस इज़ द लेवल ऑफ द डेटाबेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन द स्टोरेज मीडिया एंड प्लेस द डाटा इन सच फॉर्मेट। वो कह रहे हैं कि इस लेवल में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करते हैं और जहाँ पे डाटा स्टोर करना है उस जगह को सिलेक्ट करते हैं, और जिस फॉर्मेट में डाटा को सेव किया जाएगा उस फॉर्मेट को हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस लेवल में ये 3 काम किए जाते हैं। जगह को सिलेक्ट किया जाता है यानी प्लेस सिलेक्ट की जाती है, स्टोरेज मीडिया सिलेक्ट किया जाता है कि कहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, और फॉर्मेट सिलेक्ट की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसा कि बाइनरी फॉर्मेट होती है, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है, करैक्टर होती है। तो इस तरह जो है कंप्यूटर कौन से फॉर्मेट को समझ रहा है, बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1। स्टोरेज ऑफ डिस्क ऑन डाटा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करना था पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल DBMS हैज सेलेक्टेड अ स्पेसिफिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन डिस्क। इसमें वो कह रहा है कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइल को सेव करने के लिए जो है वो एक स्पेशल डिस्क को सिलेक्ट करता है। टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक फाइल सिस्टम द DBM नीड्स टू क्रिएट स्पेसिफिक इंडेक्सेस। तो जब भी डाटा को DBMS में स्टोर किया जाता है तो वो क्या करता है, एक इंडेक्सेस को क्रिएट करता है। इंडेक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, इंडेक्सेस जो होते हैं वो फ्रेंड एड्रेस होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है डाटा स्टोर करने के लिए डिस्क में क्या करने की ज़रूरत होती है, एड्रेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आपका डाटा जो है बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा तो उसे क्या है इंडेक्स के साथ यानी कि जोड़ दिया जाएगा, क्रिएट कर लिए जाएंगे, उसके साथ एड्रेस भी क्रिएट किए जाते हैं। तो जैसे ही एड्रेस कॉल किया जाता है तो आपका डाटा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने सेव करवाया होता है आप लोगों के सामने शो हो जाता है। ठीक है, इंडेक्स मीन होता है एड्रेस। किसी भी चीज़ को आप एड्रेस क्रिएट कर देंगे, तो जैसे आप एड्रेस से किसी चीज़ को कॉल करेंगे तो जिस फॉर्मेट में आपने डाटा सेव करवाया होगा डिस्क पे, आपको वापस उसी फॉर्मेट में
मिल जाएगा। ये सारा किस चीज़ को कहते हैं, स्कीमा के थ्रू होता है, ठीक है। आगे थोड़ा डिफरेंट बताया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल लेवल एंड द एक्सटर्नल लेवल, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। बाउंड्री बिटवीन दीज टू लायर्स, ठीक है। यहाँ पर टू लायर्स जो होती हैं यूज होती हैं इंटरनल लेवल में और एक्सटर्नल लेवल में, ठीक है। इंटरनल लेवल में कंसेप्चुअल लायर यूज की जाती है, जबकि एक्सटर्नल लेवल में क्या, सॉरी, इंटरनल लेवल में फिजिकल लायर यूज होती है, एक्सटर्नल लेवल में कंसेप्चुअल लायर जो उसको यूज किया जाता है। नो डैट इज डिफरेंस, इट इज अ फैक्ट टू बेस ऑन द assess the responsibility of DBMS for the representation of data, ठीक है। इसमें वो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल का डाटा किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट होगा, इंटरनल लेवल का डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एक्सटर्नल लेवल का डाटा है वो किस तरह से व्यू हो और इंटरनल लेवल का डाटा वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है एट द इंटरनल लेवल। द रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट डाटा इन मेक द स्कीमा डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसकी मैं आपको सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखें एक्सटर्नल व्यू में क्या था, एक्सटर्नल व्यू में आप लोगों को डाटा फॉर एग्जांपल एलएमएस शो हो रहा है, ठीक है। वहां पर क्या है, वो एक एक्सटर्नल व्यू है जो कि हमें नजर आ रहा है। वहां पर डाटा किस तरह से शो होगा, ये भी डीबीएमएस की जिम्मेदारी है। फिर जो हमारा फिजिकल डाटा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास पड़ा है उनके ऑफिस में, वो किस तरह से उनको शो होगा, डाटाबेस में वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये सारी भी जिम्मेदारी किसकी होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसको हम आगे डीपली पढ़ते हैं स्कीमा मैपिंग में। तो फ्रेंड, ये आ गया हमारा टॉपिक इंटर स्कीमा मैपिंग। ये थोड़ा ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इसके थोड़े से जो नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से हम इसको रीड करके अच्छे से समझते हैं कि इंटर स्कीमा मैपिंग असल में होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये होती है मैपिंग। इसमें मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू एन अदर लेवल। बेसिकली जो मैपिंग होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में किसी भी डाटे को कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं। हमारा जो कंसेप्चुअल लेवल का डाटा है, अगर वो इंटरनल लेवल डाटा की तरफ जो है वो कन्वर्ट होता है, या फिर एक्सटर्नल लेवल का डाटा कंसेप्चुअल लेवल डाटा की तरफ कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डाटा जो है वो मैपिंग कर रहा है, डाटा की मैपिंग हो रही है। तो कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। इसकी सादा सी डेफिनेशन है, इन दिस प्रोसेस द डाटा एट द वन लेवल इज रिलेटेड टू द डाटा एट अदर लेवल। तो सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जब आपका डाटा एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या होगा, उनमें एक रिलेशन पैदा होगा, रिलेट कर रहा होगा डाटा, तो उसको कहते हैं मैपिंग का अमल, ठीक है। ये मैपिंग के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो मैप बनेगा ना, वो मैपिंग का अमल होता है। तो इसको कहते हैं इंटरनल स्कीमा मैपिंग, ठीक है। ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो इंटर स्कीमा मैपिंग में यही होता है कि आपका कंसेप्चुअल डाटा जो है, नीचे पिक्चर भी आई थिंक दी होगी, ये देखें आप, देखें अगर तो आपका डाटा कंसेप्चुअल स्कीमा से एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है तो क्या होगी, ये एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। तो अगर आपका डाटा जो है वो कंसेप्चुअल स्कीमा से नीचे यानी इंटरनल स्कीमा की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये है कन्वर्ट इंटरनल मैपिंग, ठीक है। इसको कहेंगे इंटरनल मैपिंग, ठीक है। इसमें डाटा जो है हमारा अंदर की तरफ इंटरनल स्कीमा की तरफ जा रहा है, डाइवर्स हो रहा है, तो इसको कहेंगे कन्वर्ट इंटरनल मैपिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पेंट ऐप पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये इस तरह से है एक्सटर्नल लेवल, तो इसकी तरफ जो भी डाटा हमारा इस तरह से ट्रांसफ़र होगा तो नीचे को एक मैप बनेगा ना, तो इसी मैप को बेसिकली कहा जाता है मैपिंग, ठीक है। अब ये जो डाटा हमारा जो जा रहा है यहाँ से, ये मैपिंग है। ये वाला जो पोर्शन है इसके दरमियान जो डाटा कन्वर्ट हो रहा है उसको कहेंगे मैपिंग। अब किन चीज़ों के दरमियान डाटा हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर वाला कौन सा है, ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है, और ये कंसेप्चुअल लेवल है,
ये वाला कंसेप्चुअल लेवल है और ये एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के दरमियान की मैपिंग को क्या कहते हैं? वो सर ने इधर ये देखें नेम दिया हुआ है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। ठीक है, यानी कि कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल के दरमियानी मैपिंग को यानी डाटा की कन्वर्जेशन को कहा जाता है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग या स्कीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मजीद इसको आगे पढ़ते हैं। देयर आर टू लेवल ऑफ मैपिंग, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल, एक तो हमारी मैपिंग होती है कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल की तरफ, और दूसरी हमारी मैपिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल लेवल की तरफ। तो इसकी आपको इमेज से समझ आ जाएगी। बेसिकली मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ से आप लोगों को इजीली जो है वो समझाने में आसानी हो, मुझे भी और आप लोगों को भी इजीली जो है वो चीज़ समझ आ जाए। तो फ्रेंड बेसिकली ये हमारा एक ना पिक्चर है, तो इसमें लेवल भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है, अगर तो ऊपर से नीचे की तरफ होगी तो ये हमारी एक्सटर्नल मैपिंग होगी। अगर जो हमारा नीचे वाला लेवल है, ये वाला इंटरनल लेवल, ये वाला, अगर इससे ऊपर इन दोनों के दरमियान मैपिंग होगी तो ये हमारी क्या होगी? इंटरनल कंसेप्चुअल मैपिंग। यानी कि ये इंटरनल वाला पोर्शन जो है, जब इससे डाटा इस तरफ डाइवर्ज या कन्वर्ट होगा तो वो होगा इंटरनल कन्वर्जन। और कंसेप्चुअल मैपिंग अगर ऊपर वाला यानी हमारा ये वाला लेवल है एक्सटर्नल लेवल, जहाँ पर एक्सटर्नल व्यूज हमें मिलते हैं, तो अगर ये वाला लेवल हमारा जो है वो डाटा डाइवर्ज कर रहा हो या कन्वर्ट कर रहा हो हमारे कंसेप्चुअल लेवल से नीचे वाले लेवल से, तो फिर ये होगा एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। आगे इसकी कोई थोड़ी सी डेफिनेशन है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग को, देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइन द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोरेज डाटा। ठीक है, आपके कंसेप्चुअल व्यू में जो डाटा स्टोर होता है उसके दरमियान जो क्रॉस होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, उसको शो करवाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। आगे इसका पॉइंट 2 देखें। इट्स स्पेसिफिक हो कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर रिप्रेजेंट इंटरनल लेवल। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आपके कंसेप्चुअल लेवल के जो रिकॉर्ड्स या फिर फील्ड्स हैं वो इंटरनल लेवल पर किस तरह से शो होंगी। इंटरनल लेवल पर आपका डाटा किस तरह से शो होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा है ये वाला, इसमें जो तमाम फाइल्स पड़ी हैं जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो जिस तरह की भी फाइल्स या डाटा है या फील्ड्स पड़ी हैं, वो यहाँ पर जब आएंगे नीचे वाले लेवल पर तो वो किस तरह से शो होंगी, यानी कि इसको हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं इंटरनल स्कीमा को। तो यहाँ पर किस तरह से शो होंगी इस चीज़ को डिसाइड करना होता है। ठीक है, इस लेवल में इस चीज़ को भी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखें। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज डेटाबेस इज चेंज देन द कंसेप्चुअल इंटरनल मस्ट बी मैपिंग मस्ट बी चेंज। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्ट्रक्चर डाटाबेस स्टोर जो डाटा स्टोर होता है आपके कंसेप्चुअल लेवल पर, तो उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इंटरनल मैपिंग भी मस्ट चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका लेवल था, यहाँ पर आपका डाटा स्टोर है, ठीक है, ये लेवल पर कंसेप्चुअल लेवल पर। अब इससे नीचे आपका इंटरनल लेवल है, तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई चेंजिंग आती है तो बेसिकली आपका जो ये नीचे वाला इंटरनल स्कीमा है यहाँ पर भी चेंजिंग आएगी, इसकी मैपिंग में डिफरेंस पैदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड्स हैं, जो डाटा है वो चेंज हो चुका है, तो बेसिकली इसका असर इस पर ज़रूर पड़ेगा इंटरनल स्कीमा पर। इसी की बात है, अगले पॉइंट में वो यही बता रहे हैं। आगे है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीएम टू मैनेज सच चेंजेस। वो कह रहे हैं कि यह जिम्मेदारी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कि वो इन चेंजेस को मैनेज करे। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, उसने ये चेंजेस को फॉलो करना होता है और इनको मैनेज भी करना होता है। अब डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि डेटाबेस को चलाने का मुकम्मल जो है वो इल्म रखता है, उसे मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। तो बेसिकली डीबीए उसका नाम होता है, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आगे है एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग।
अब एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग क्या थी? तो ये देखिए ना, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग मतलब ये वाले ऊपर वाले लेवल की बात हो रही है। अब इतने वाले पोर्शन की मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली आपका एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल ये है आपका, और ये नीचे जो है ये आपका है कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। अब इनके दरमियान जो भी डाटा ट्रांसफर होगा या फिर कन्वर्ट होगा उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। यानी कि एक्सटर्नल डाटा चाहे वो कन्वर्ट हो रहा हो चाहे वो डाइवर्ज हो रहा हो, इनके दरमियान डाटे का जो लेन देन होगा उसको हम कहेंगे, वो कौन सी मैपिंग बन रही है? एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। दिस मैपिंग डिफाइन द कोरेस्पोंडेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू। यहाँ पर जो है दो चीज़ों को डिफाइन किया जाता है कि आपका एक्सटर्नल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कंसेप्चुअल व्यू और एक्सटर्नल व्यू में फ़र्क क्या होता है। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल व्यू आखिर क्या है और कंसेप्चुअल व्यू क्या है। तो फॉर एग्जांपल एक इंसान है और उसके दिमाग में कोई आइडिया है, ठीक है, और उसका वो एक नक्शा बना लेता है, ठीक है। चाहे वो कोई गाड़ी क्यों ना हो, ठीक है, आप किसी घर का नक्शा बना लेते हैं, ठीक है। जब तक वो नक्शा आपके पास है, आपके माइंड में है, तो वो क्या है? वो एक कंसेप्चुअल है, ठीक है, वो एक कंसेप्चुअल मैपिंग है, ना कि वो एक जो है वो आपका एक्सटर्नल व्यू नहीं है, ठीक है। जब तक ये नक्शा आपके पास पड़ा है, आपके माइंड में है, या फिर आपने बना के रख लिया है अपने पास, तो ये आपका कंसेप्ट है ना, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। अब एक चीज आप इसको पूरी को खड़ा कर देते हैं, यानी कि ये मकान आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इस मकान को आप क्या करते हैं, इस नक्शे को बना लेते हैं, ये लोगों को नजर आने लग जाता है। आप एक घर बना लेते हैं, ठीक है, और ये जहाँ चलते फिरते लोगों को नजर आ रहा है, ये आपका घर जो है यहाँ चलते फिरते लोगों को नजर आ रहा है। अब लोगों की नजर पड़ रही है इस पे, तो ये क्या है? ये होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल व्यू, जो लोगों को नजर आ रहा होता है। ये सारे लोग हैं, इन सबको आपका बना हुआ घर नजर आ रहा है, तो ये क्या है? आपका एक एक्सटर्नल व्यू है जो लोगों को नजर आ रहा है। और कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है? जो जस्ट आपको पता होता है, आपने इमेजिन किया होता है, आपने कंसेप्ट के हिसाब से कि ये ऐसी होनी चाहिए चीज, एक नक्शा आपके माइंड में होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कंसेप्चुअल। कंसेप्ट से निकला ये लफ्ज है, तो आपने ये कंसेप्चुअल होता है। और जो होता है हमारा एक्सटर्नल व्यू, वो सबको नजर आ रहा होता है, जैसे कि एलएमएस है। एलएमएस का जो एक्सटर्नल व्यू है सारे स्टूडेंट्स को नजर आता है, लेकिन कंसेप्चुअल व्यू प्रोग्रामर ही जानते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है प्रोग्राम, उसमें प्रोग्रामिंग की है, उसमें डिजाइन बनाए गए हैं, सारा कुछ उसमें किया गया है। वो कंसेप्चुअल व्यू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता है या डेटाबेस जानती है, स्टूडेंट नहीं जानते कि जो हमारा एलएमएस है इसका कंसेप्चुअल व्यू कैसा है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक्सटर्नल व्यू कैसा है। जैसे ही स्टूडेंट अपनी आईडी पुट करता है तो उसके पास क्या है? एक एक्सटर्नल व्यू ओपन हो जाता है जिसको सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। आगे है द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल इन सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोरेज डेटाबेस, ठीक है। तो सिंपली यही बताया है कि ये लेवल जो होते हैं एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल व्यू, आपके स्टोरेज डाटा के व्यूज़ को भी चेंज करते हैं, आपको समझने में ये आसानी फराहम करते हैं कि कंसेप्चुअल व्यू क्या है और आपका जो है एक्सटर्नल व्यू क्या है और उसका स्टोरेज डेटाबेस सिस्टम क्या होगा। आगे हमारा शायद बुक के हिसाब से टॉपिक डाटा इंडिपेंडेंस है। यह टॉपिक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जी बिल्कुल, आगे हमारा टॉपिक आ रहा है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस इज द मेजर फीचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ थ्री लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो एक अच्छा फीचर है, मेजर मेन फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है डाटा की इंडिपेंडेंसी, यानी कि डाटा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। कौन सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता वो नीचे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम इसके मैंने नोट्स में थोड़ा सा ऐड किया है, इसको देखें। डाटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? इसमें दो तरह की डाटा इंडिपेंडेंस होती हैं। पहला क्या होता है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब
एक्सटर्नल डाटा इंडिपेंडेंस जो कि लोगों को नजर आ रहा होता है, वो आजाद डाटा इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। नीचे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जो कि यूनिवर्सिटी के पास फिजिकल सूरत में पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्कीमा मैपिंग इंटरनल डाटा इंडिपेंडेंस। इसको आप ऊपर वाले को कह सकते हैं कि एक्सटर्नल डाटा एक्सपेंडेंट, और नीचे वाले को आप कह सकते हैं इंटरनल डाटा इंडिपेंडेंस। तो ऊपर वाले की डेफिनेशन पढ़ें, प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजेस इन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। यहाँ पर जो आपकी जो चेंजिंग होंगी उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल आपके पास एलएमएस ओपन है, वहाँ पर जो असाइनमेंट वगैरह आती रहती हैं, वहाँ पर क्विज भी आते होंगे और वहाँ पे सर के नोटिफिकेशन भी आते हैं डेली बेसिस पे, नहीं तो 2-4 दिन ठहर के सर कोई ना कोई नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जैसे ही नोटिफिकेशन आए एलएमएस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, नहीं, स्ट्रक्चर बेसिकली वही रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसको डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड है उसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, कि अगर असाइनमेंट आती है या फिर क्विज वगैरह आता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है एलएमएस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है, उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगी। जस्ट जहाँ पर चेंजिंग की जाएंगी वही डाटा जो है चेंज होगा, बाकी डाटा इंडिपेंडेंस होगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब ये होता है इंटरनल डाटा इंडिपेंडेंस, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास डाटा पड़ा है फिजिकल सूरत में। तो इसमें कह रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। वो कह रहे हैं कि इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, कि जैसे ही आप फिजिकल डाटा में कोई चेंजिंग वगैरह करते हैं तो आपका फिजिकल डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, उसे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एलएमएस चल रहा है, ठीक है, एलएमएस स्टूडेंट चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी को ज़रूरत पड़ी है कि एक स्टूडेंट का फिजिकल डाटा उसको थोड़ा सा चेंज करना है, या फिर उसको मैनेज कर रहे हैं वो अपने पास उधर जो वहाँ पे फाइल पड़ी है उसको, तो उसका तल्लक हमारे एलएमएस से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है कि यूनिवर्सिटी वहाँ पे रिजल्ट अपडेट करे, वहाँ पर वो फाइल चेक करे, जब तक वो यहाँ पर अपलोड ना करें रिजल्ट हमारे एलएमएस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा ही होता है, जब तक हम लास्ट डेट तक अपनी जो है वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर देते, हम कई दफ़ा अपनी असाइनमेंट रीसबमिट करते हैं, सर के पास वो असाइनमेंट सारी नहीं जाती, जस्ट वही असाइनमेंट सर के पास पहुंचती है जो कि हम लास्ट टाइम जो है वो सबमिट करवाते हैं लास्ट डेट से पहले। तो ये भी एक प्रोटेक्शन होती है, इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी अगर हमारी असाइनमेंट चेक कर रही है तो उसका फर्क जो है हमारे एलएमएस पे नहीं पड़ेगा, ये होती है डाटा इंडिपेंडेंस। हालांकि फिजिकल डाटा वहाँ पे चेक हो रहा है, वहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो ऊपर वाला यही लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यानी कि एक्सटर्नल लेवल डाटा इंडिपेंडेंस, उसके मुताबिक यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन ऐड की है मैंने। द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा आर एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, तो एप्लीकेशन के जो डाटा को पीछे से जो उसका होता है ना एडमिन, वो चेंज करता है, तो जब तक वो उस चेंजिंग को अपडेट नहीं करता तो हमारे पास लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंट होता है, हमारे पास जो एप्लीकेशन चल रही होती है वहां पर कोई जो है वो चेंजिंग नहीं होती, यहाँ तक कि एडमिन पीछे से जो है वो चेंजिंग को अपडेट ना कर दे। अपनी मर्जी से वो जितनी मर्जी चेंजिंग करता रहे, जब तक वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डाटा इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, लेकिन कुछ उसके भी रूल होते हैं डाटा के आजाद होने के भी, ठीक है। उसमें ये होता है कि चेंजिंग हो रही है, जब तक एडमिन ना चाहे उसका जो लॉजिकल व्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही एडमिन की परमिशन होगी फिर तो लॉजिकल व्यू चेंज होना ही है। तो ये उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन का जो स्कीमा है या फिर एक्सटर्नल स्कीमा है वो चेंज हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस रहेगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल दी गई है,
तो ये मैंने वैसे ही आप लोगों को एप्लीकेशन के एग्जांपल दे के समझा दी है। अब है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ऊपर वाला था लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यानी एक्सटर्नल व्यू जो कि स्टूडेंट को नज़र आ रहा होता है। अब है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस जो कि यूनिवर्सिटी के पास फिजिकल सूरत में फिजिकल लेयर पे जो डाटा पड़ा होता है उसको कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। द एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा इज कॉल्ड द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। वो कह रहे हैं कि अगर आपके फिजिकल डाटा में कोई चेंजिंग हो रही है तो आपका जो लॉजिकल स्कीमा है जहां आपका एक्सटर्नल व्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसे बेसिकली कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब इसके एग्जांपल ये है कि हमारे जो एलएमएस को अगर वो अपडेट करना चाहते हैं लेकिन जब तक वो उस पर काम कर रहे हैं उन्होंने पीछे से परमिशन नहीं दी कि हाँ अब ये ओके हमारे पास जो अपडेट है ओके है इसको लागू होना ना चाहिए, तो तब तक हमारा जो एलएमएस है वैसा ही शो होगा जैसा पहले से शो हो रहा होगा। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पीछे से जो है डीबीए यानी कि डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर पीछे से जो है हमारे एलएमएस को अपडेट नहीं करेगा, वहाँ फिजिकल डाटा को उसको चेंज नहीं करेगा, तो हमारा जो लॉजिकल डाटा है वो इंडिपेंडेंस रहेगा। इसी तरह फिजिकल डाटा भी इंडिपेंडेंस होता है। सर लास्ट डेट दे देते हैं कि इतनी डेट से पहले अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट चेंज करनी है सबमिट करनी है जो मर्जी करना है करें, आपका जो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है तब तक। अगर इस डेट को आपने लास्ट टाइम पे ये असाइनमेंट सबमिट कर दी तो फिर जो आपकी असाइनमेंट मेरे पास आनी है वो ही रहनी है, इसके अलावा चेंज नहीं हो सकती। हर चीज़ की एक लिमिट होती है तो इंडिपेंडेंस की भी एक लिमिट है। इसमें क्या होता है यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइस। अब यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइस मतलब ये है कि आपका डाटा यहाँ पे चल रहा है, एलएमएस आप चला रहे हैं, आपके हज़ारों स्टूडेंट चला रहे हैं और ये एक एक्सटर्नल व्यू है। अब यूनिवर्सिटी को ज़रूरत पड़ी है कि आपका डाटा एक डिवाइस ख़राब हो गया है वहाँ से वो न्यूज़ स्टोर कर रहे हैं नई डिवाइस में, तो अब ऐसा तो नहीं है आपको उस डाटे का इफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये डाटा इंडिपेंडेंस होता है कि आपका जो डाटा है एक्सटर्नल व्यू है वो इंडिपेंडेंस होगा। पीछे वाली डिवाइसेस में चाहे वो डाटा कन्वर्ट करें चाहे जो मर्जी करें वो भी डाटा फिजिकल डाटा जो है इंडिपेंडेंस है आपके एक्सटर्नल व्यू से। यूजिंग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर फिजिकल फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी इस टाइम लाहौर में है, वो यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करके कहाँ ले जाते हैं कराची में ले जाते हैं, तो इसका आपके एलएमएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि डाटा इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमने दोनों पढ़ लिए हैं, डाटा इंडिपेंडेंस में लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस दोनों ही हमारे कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को डिटेल के साथ ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, डाटा प्रोसेसिंग है, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज है, रिकवरी सर्विसेज है, ऑथराइजेशन सर्विसेज है, सपोर्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आप लोगों को व्यूज़ दूंगा कि आप इस चीज़ को समझते जाएं, ठीक है। पहला क्या है, DBMS lies at the head of the course. It is the most important component of database management system. वो कह रहे हैं कि जो database management system है वो हमारा जो है टॉपिक का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। database management system की इस पूरे लेक्चर में बात हो रही है, इस पूरे हैंडआउट्स में database management system की बात हो रही है। तो इसको समझने के लिए कुछ जो है इसकी फंक्शनैलिटी को समझना होगा। इसमें क्या है, टू इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दो बेसिक जो है वो फंक्शन है जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म कर रही होती है। इसमें यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब इसके ज़रा फ़र्क को समझें कि यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है। यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि जितने भी यूज़र हैं आपकी डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं उनको मैनेज करना। आप देखें ना यूनिवर्सिटी की एक डाटाबेस है, उसको कौन कौन यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, टीचर यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है।
तो फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी स्टूडेंट के डाटा को यूज़ कर रहा है। तो ये सारे क्या हुए, डेटाबेस के यूज़र हुए। तो इन यूज़र को मैनेज करना भी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। ये तो हो गया यूज़र मैनेजमेंट। अब डाटा मैनेजमेंट में क्या आता है, डाटा मैनेजमेंट में आपके डाटा को मैनेज किया जाता है। वो स्टूडेंट का डाटा भी हो सकता है, वो टीचर्स का डाटा हो सकता है, वो फिर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले वर्कर का भी डाटा हो सकता है, वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मुलाजमीन हो सकते हैं। तो जितना भी जो डाटा के रिलेटेड मैनेजमेंट होगी उसको हम कहेंगे डाटा मैनेजमेंट, और जो यूज़र के रिलेटेड मैनेजमेंट होगी उसको हम कहेंगे यूज़र मैनेजमेंट। तो आगे चलते हैं। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव टू मेजर एक्टिविटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं नीचे आपको डिटेल के साथ इनकी जो मेजर एक्टिविटीज़ है उसको एक्सप्लेन किया गया है इन दोनों की। तो इसको हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यूज़र मैनेजमेंट क्या है, डाटा मैनेजमेंट क्या है। पहला है डाटा प्रोसेसिंग बाय डाटा मैनेजमेंट। ये डाटा मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। By data management, we mean a number of things. It may include certain operation on the data, such as the certain of data, storing of the data in the database, arrangement of data in the database. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम जो है वो ऑपरेशन को लागू करते हैं कि इतना जो है हमारे डाटे पे वर्क हो सकता है, इतनी चीज़ें जो है वो हमारे डाटे को ये चीज़ अलाउ है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अब डाटा स्टोर है उनके पास, ठीक है। उन्होंने कहा कि 8 डिजिट का जो है स्टूडेंट के 9 डिजिट की आईडी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है, 9 डिजिट की आईडी के आगे हमारा डाटा इंटर नहीं होता। पासवर्ड की भी एक लिमिट रख दी उन्होंने। इसी तरह हर चीज़ की लिमिट जो है वो उन्होंने रखी हुई है कि इतना डाटा जो है वो आपका प्रोसेस होगा, इससे ज़्यादा आपका डाटा प्रोसेस नहीं होगा। उसको कहते हैं सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा, ठीक है। डाटा पर ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी कि उस पर लागू की जाते हैं रूल एंड रेगुलेशन के इस तरह से डाटा को अरेंज करना है। पहले स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए ऊपर एलएमएस में, नीचे उसका पासवर्ड होना चाहिए, फिर वो लॉगिन करे। तो फिर वो चेक करता है अपना जो है पीछे से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्टूडेंट का हमारे पास डाटा पड़ा है या नहीं पड़ा। फिर उस पर जो है वो एक्शन परफॉर्म होता है। दीज एक्शन परफॉर्म ऑन डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में बेसिकली यही चीज़ें आ रही थी कि इसमें किस तरह से डाटा जो है वो आपका प्रोसेस होना है, क्या उसमें जो है अरेंजमेंट्स की जाएंगी। अब है आगे यूज़र एबल कैटालॉग। कैटालॉग क्या होता है, ये एक फहरिस्त होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि ये यूज़र जो है वो आपकी डाटाबेस को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे दी गई है, अपने एलएमएस को यूज़ करने की, असाइनमेंट सबमिट करने की, क्विज सबमिट करने की, फीस पे करने की, ये सारी सहूलियात जो हैं वो कैटलॉग स्टूडेंट के कैटलॉग में है। टीचर को क्या दिया गया है, टीचर्स अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं, टीचर असाइनमेंट स्टूडेंट को दे सकते हैं, टीचर क्या है मार्क्स देते हैं स्टूडेंट को, टीचर क्या करते हैं स्टूडेंट की जीडीपी चेक करते हैं। तो तमाम जो एक्सेसिबिलिटी होती है ये एक फरिस्त बनाई जाती है कि ये यूज़र ये काम कर सकता है, इसको इतनी परमिशन है। और ये सारा काम कौन करता है, ये करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि ये सारा काम देख रहा होता है कि फलां बंदे को इतनी जो है वो एक्सेसिबिलिटी देनी है कि वो इतना काम कर सके। स्टूडेंट का डाटा है उसकी ज़रूरत किसको पड़ती है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को भी जो है वो एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उनको ऐड कर लिया जाता है एज अ एडमिन, सब एडमिन ऐड किया जाता है कि आप इन यूज़र को जो डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ इसमें यही थी। आगे है ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन सपोर्ट में क्या होता है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन सो डैट ओनली द अथोराइज एंड अलाउ एक्शन आर परफॉर्म। यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि ये जो है ये सिलेक्टेड लोग हैं जो कि डाटा पर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट तो अपना असाइनमेंट चेक नहीं कर सकता, नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन टीचर को जो है सहूलत प्रोवाइड की जाती है, उसे ट्रांजैक्शन सपोर्ट पीछे से दी हुई होती है कि अगर टीचर स्टूडेंट का जो है वो डाटा यानी कि मार्क्स चेक करना चाहे तो वो कर सकता है। टीचर को ये जो है वो सहूलत प्रोवाइड की जाती है कि वो जो है स्टूडेंट के क्विज चेक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो बात हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक का एग्जांपल लें तो बैंक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वहाँ पर भी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात दी जाती हैं डाटाबेस तक।
ठीक है। मुकम्मल जो डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी होती है वो किसको होती है? बैंक मैनेजर को होती है, जो कि मैनेज कर रहा होता है पूरे बैंक को। लेकिन उसके नीचे छोटे छोटे वर्कर होते हैं, तो उन वर्कर को ज़रूरियात के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी दी जाती है कि आपकी ज़रूरत का ये डाटा है। एक वर्कर है, वो क्या है, न्यू बंदों को ऐड कर रहा है बैंक में, न्यू अकाउंट बना रहा है, तो उसको एक्सेसिबिलिटी दी जाती है कि भाई ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा ये हिस्सा है, यहाँ पर जो है वो डाटा स्टोर होता है न्यू यूज़र का। आप यहाँ पर जो है वो डाटा रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। एक जो है वो कैश अकाउंटेंट है, उसने अब कैश को जो है वो हैंडल करना है, जितने भी डिपॉजिट हुए हैं वो सारे वहाँ पे वो ऐड करेगा। तो ये उसको सहूलत दे दी जाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि एक यूज़र को सहूलत दे देना कि भाई आपने यहाँ पर जो है वो कैश डिपॉजिट करना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो है वो आप कैश को डिपॉजिट और एग्जैक्ट कर सकते हैं। आगे है कंकरेंसी स्पॉट। इसमें क्या होता है, इसको रीड कर लेते हैं। कंकरेंसी स्पॉट मीन टू स्पॉट अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें मेनली वो यही बता रहा होता है कि इसमें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी कि कितने लोग एक वक्त में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एलएमएस है ना, वेबसाइट है एलएमएस की, तो कितने स्टूडेंट एक वक्त में एलएमएस को ओपन कर सकते हैं, ये डेटाबेस में आता है, कंटिन्यूअसली स्पोर्ट में आता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा रिजल्ट होता है तो ऑल स्टूडेंट जैसे एलएमएस ओपन करते हैं तो एलएमएस ओपन नहीं होता, क्यों? उसकी कंकरेंसी सपोर्ट ही कम होती है। उसे बताया गया कि आपने 50,000 स्टूडेंट को एक एक वक्त में लॉग इन अलाउ करना है। अब वहां पे लाख स्टूडेंट आ गए, 2 लाख स्टूडेंट आ गए, तो वेबसाइट चलती नहीं है, बिजी हो जाती है। जैसे जैसे फिर स्टूडेंट स्लो स्लो होते जाते हैं, यानी कि 50,000 करके, यानी कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक करते हैं, तो वैसे वेबसाइट वापस अपनी वर्किंग में आ जाती है। इसी तरह बैंक का हिसाब किताब है। अब बैंक है तो वहां पर क्या है, वहां पर भी अलाउ किया जाता है कि एक वक्त में इतने यूजर जो हैं वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक में से। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये हमारी लिमिट है, इससे ज़्यादा लोग एक्सेस नहीं कर सकेंगे। रिकवरी सर्विसेज। तो रिकवरी सर्विसेज में क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आपका डाटा अगर लॉस हो गया है किसी वजह से, किसी मिस्टेक से, तो आप अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। डाटा जो आपसे गलती से रिमूव हो गया वो तो रिकवर हो सकता है, अगर डाटा क्रैश हो चुका है तो फिर उसके लिए जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफ़िकल्ट प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। अथोराइजेशन सर्विसेज, इसमें क्या होता है, अथोराइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आपका डाटा को सेव किया जाता है वायरस वगैरह से, या फिर हैकर्स को ले लें आप, हैकर्स से आपका डाटा जो है वो अथोराइज किया जाता है कि लोग आपके डाटा को जो है वो चुरा ना सकें, चेंज ना कर सकें। स्टूडेंट का आपस में इश्यू बनता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का एलएमएस का डाटा जो है वो चेंज कर दे। तो ये अथोराइजेशन होती है कि अगर कोई बंदा किसी से किसी भी वजह से नाराज है, या अगर वो उसका डाटा चेंज करना चाहता है, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सहूलत प्रोवाइड करती है कि उसका डाटा वो चेंज नहीं करने देंगे जब तक वो खुद ना चाहे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की इजाज़त के बिना आपका डाटा जो है वो चेंज नहीं कर सकता कोई भी। तो ये सारी अथोराइजेशन होती है। अथोराइजेशन मतलब सिक्योरिटी होती है आपके डाटे की, सही है। सपोर्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसमें जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, यूज़र को बताया जाता है कि आपने ये वर्क कैसे करना है, ये सारा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बता रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, तो प्रोडक्ट बना के लोगों को तो नहीं दे देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है आप यूज़ करें, जब तक आप उसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ करनी है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक लोगों को आपकी प्रोडक्ट की समझ नहीं आएगी। इसी तरह कोई भी चीज़ है, एप्लीकेशन बनाते हैं, जब तक लोगों को सिखाएंगे नहीं कि ये एप्लीकेशन का ये मकसद है, इस तरह यूज़ होनी है, कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो लोगों तक नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब एलएमएस है, एलएमएस जब मैंने स्टार्ट में यूज़ किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने इसके लिए सपोर्ट ली, कम्युनिकेशन सपोर्ट, मतलब मैंने यूट्यूब को यूज़ किया, वहाँ से मैंने लर्न किया कि किस तरह से एलएमएस को यूज़ किया जाता है।
तो फिर जाके मुझे जो है एलएमएस को यूज़ करना आया। तो ये सपोर्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन होती है जो कि यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इदारा प्रोवाइड करता है अपनी जो है वो डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि हमने ये डेवलपमेंट की है, इसमें ये चेंजिंग है, आपने इस तरह से इसको फॉलो करना है। तो फ्रेंड लास्ट टॉपिक हमारा है DBMS इन्वायरमेंट। यहाँ पर दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र डेटाबेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, वहाँ पर एक ही यूज़र जो है आपकी डेटाबेस को यूज़ कर रहा होता है। दिस इज द डेटाबेस इन्वायरमेंट विच सपोर्ट्स ओनली वन यूज़र असेसिंग द डाटा एट अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम में एक यूज़र को डाटा असेस करने की इजाज़त होती है कि एक बंदा एक स्पेसिफिक टाइम में इस डेटाबेस को हासिल कर सकता है, कोई दूसरा बंदा इस डाटे को यूज़ नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दूं तो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, आपके पास कार्ड है, आप बैंक के जाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। क्यों, उसमें आपको सिंगल आपको जो है वो एक्सेस दी गई है कि ये कार्ड आपकी डेटाबेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। नीचे एग्जांपल देता हूँ आपको मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम की। ये एक ऐसी डेटाबेस होती है, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र एक वक्त में जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल लगा लें तो एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो मल्टी यूज़र डेटाबेस है। वहाँ पर बहुत से लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, बहुत से लोग बैंक में जाते हैं और अपना जो है वो काम करते हैं। इसकी एग्जांपल एलएमएस भी है। एलएमएस में भी एक वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉग इन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल यूज़र डेटाबेस में ये आता है कि एक स्टूडेंट की आईडी वो ही यूज़ कर सकता है, कोई दूसरा नहीं यूज़ करता जब तक वो उसे पासवर्ड ना दे दे, अपनी प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड ना कर दे। वो सिंगल यूज़र डेटाबेस में आता है। लेकिन एक पूरा एलएमएस, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो है वो लॉग इन कर सकता है अपनी आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हुए, वो है मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मज़ीद लेक्चर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक पर भी इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आने वाले लेक्चर्स को।